पिछली क्लास में आप लोगों को हमने स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे स्थानीय स्वशासन में नगर निगम के बारे में। तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन संस्थाओं का निर्माण किया गया था। जब अंग्रेज आधुनिक काल था उसमें ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो है कुछ नगर प्रशासन, स्थानीय नगर प्रशासन के लिए संस्थाओं का निर्माण किया था। तो देख लेते हैं। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाओं का निर्माण किया गया।  तो भारत का पहला नगर निगम कौन था? मद्रास। 30 दिसंबर 1687 को एक चार्टर के द्वारा 29 सितंबर 1888 को मद्रास में एक नगर निगम स्थापित किया गया था। चाहे इसके आगे लिख लें, चाहे आप फैक्ट बना के पॉइंट बना के लिख लें। तो भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम 30 दिसंबर 1687 को एक चार्टर के द्वारा तो भारत का पहला नगर निगम 30 दिसंबर 1687 को एक चार्टर के द्वारा 29 सितंबर 1688 को 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला नगर निगम 30 दिसंबर 1687 को एक चार्टर के द्वारा 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया। उसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। उसके बाद 1726 में बम्बई या मुंबई तथा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। तो 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। 1882 में भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल था 1880 से 84, एक प्रस्ताव पारित करते हैं और स्थानीय स्वशासन की नींव रखते हैं। तो 1882 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन
1880 से 84। 1882 में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, इसलिए इन्हें क्या भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट 1907 में CEH हाफ की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो है नियुक्त होता है और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है 1909 में। तो 1907 में CEH हाफ की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्त किया जाता है जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत किया। तो 1907 में CEH हाफ की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्त किया जाता है या नियुक्त की जाती है, जिसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की 1909 में। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इसमें दो जो है आरक्षित और जो है हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। तो हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को रखा गया था। जो स्थानीय प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन, उसमें भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? प्रशासन भारतीय मंत्रियों द्वारा। जो आरक्षित थे उनका गवर्नर जनरल के द्वारा। तो लिख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध
शासन द्वैध शासन की शुरुआत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया। स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया। तो कौन सा विषय था? हस्तांतरित विषय। कब? 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके अंतर्गत इसको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन हस्तांतरित को आंतरिक विषय भी कहते हैं। तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भारत मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। तो जो स्थानीय स्वशासन था इसके लिए भी एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि हस्तांतरित विषय जितने भी थे उनके किसके द्वारा प्रशासन किया जाता था? भारत के मंत्रियों द्वारा। अगला है 1924 का छावनी अधिनियम। 1924 का छावनी अधिनियम, इसको कैंटोनमेंट एक्ट भी कहते हैं। कैंटोनमेंट एक्ट, ये कैंटोनमेंट एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है छावनी या उस क्षेत्र का प्रशासन। तो इस एक्ट, जो छावनी अधिनियम था, इस एक्ट के माध्यम से छावनियों को स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए बनाया गया था। तो इस एक्ट को छावनी में स्थानीय स्वशासन के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? जो छावनी थी उनके प्रशासन के लिए इसको बनाया गया था। अब उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें प्रांतीय स्वच्छता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाया गया था। कौन सा विषय इसमें बनाया गया था 1935 के अंतर्गत? प्रांतीय विषय। और जो है 1919 के अंतर्गत क्या बनाया गया था तुम्हारा? हस्तांतरित विषय। तो लिख लेते हैं 35 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
स्थानीय या प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाया गया था। प्रांतीय विषय बनाया गया था। कौन सा विषय बनाया गया था? प्रांतीय विषय बनाया गया था। अब उसके बाद या यहाँ से शुरू होता है आज़ादी के बाद। तो 65वां संविधान संशोधन, हमने पंचायती राज में 65वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, 73 के पहले आता था, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे पढ़ा दिया था। तो 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन 1989 65वां संविधान संशोधन 1989 नगर पालिका विधेयक को क्या कहते थे? नगर पालिका विधेयक। नगर पालिका विधेयक, ब्रैकेट में लिखो, डायरेक्ट लिख लो। नगर पालिका विधेयक राजीव गांधी सरकार में पेश किया गया था। सरकार में कहाँ पेश किया गया था? लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया गया था, जो लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया। लेकिन जो लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया, समाप्त हो गया, निरस्त हो गया। उसके बाद आता है वीपी सिंह के नेतृत्व में, वीपी सिंह के नेतृत्व में, वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने, ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी उस टाइम, तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक स्थापित किया। मोर्चा सरकार ने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में
सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पेश किया। पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक पेश किया। पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक पेश किया, लेकिन विधेयक पास नहीं हुआ। लेकिन विधेयक पास नहीं हुआ। तो 65 में भी नहीं पास हुआ और 90 में भी नहीं पास हुआ, 1989 में भी नहीं पास हुआ और 1990 में भी नहीं पास होता है। उसके बाद आता है आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1991 नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक, लोकसभा में संशोधित नगर पालिका विधेयक, नगरपालिका विधेयक पुनः पेश किया। जो जब ये दोबारा पेश, इन्होंने जब पेश किया इसको लोकसभा, यानी संशोधित नगरपालिका विधेयक, तो पारित हो गया और 1 जून 1993 से लागू हो गया। पारित हो गया और 1 जून 1993 से लागू हो गया। तो अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे 74वां संविधान संशोधन में, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।